साइड में विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान से रिबाहा इमरान ने और इंडिया से डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने। थैंक यू सो मच गाइस, फिर से मेरे और मेरे ऑडियंस के टाइम निकाला आप लोगों ने। थैंक यू सो मच महविश कि आपने हमारे व्यूवर्स को एंटरटेन करने के लिए हमें इनवाइट किया। रिबाहा वैसे एंटरटेनमेंट चैनल तो नहीं था, ये तो प्रोडक्टिव डिस्कशन का था, लेकिन हमने बना दिया एंटरटेनमेंट। लेकिन इंडियंस के लिए तो एंटरटेनमेंट है। आज कोई कमेंट सेक्शन में लाइव प्रोग्राम कर रही थी तो नीचे कमेंट कर रहे थे हम पाकिस्तानी सिर्फ इसलिए आते हैं कि हम एंटरटेन हो सके, थोड़ा सा डिप्रेशन हमारा दूर हो सके। अभिषेक सर, क्या आप भी इसीलिए हमें ज्वाइन करते हैं ताकि आप एंटरटेन हो सके? हाँ, कोई शक नहीं। ओह गॉड। अच्छा, आज इस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं मैंने भी तो बोल दूं सबको थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, बोलने का मौका। जी जी बोलिए। वेरी मच थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और अच्छा लगा आपके शो पे आके। आपके सभी दर्शकों को मेरा हेलो, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मुझे लगा पता नहीं क्या डिफरेंट बोलेंगे, वही 2 लाइनें आपने बोली हैं तो उसने बोली है। और इसमें क्या बोल दूं बेटा कि चले गए चाचा जी हैं, बुलाने का शुक्रिया ही करता है आदमी कि अब क्या मैं बताऊं। पड़ोसी के फूफा जी के बवासीर हो गई है बेटा, यार बहुत दुखी में है आज, तो कुछ और बोल दिया यार, खुदा का खौफ करो तुम लोग यार, जो हमारा शो आज देख रहा है वो कल नहीं देखेगा, जो आज हमारा शो देख रहा है वो कल नहीं देखेगा। वो बेटा कल का सुबह नहीं देखेगा ये शो देखने के बाद। जिसने देखा, चल वैसे क्या हुआ, वो महविश का शो देख रहे थे, बड़े अच्छे इंसान थे, मिश्रा जी ने जैसे ही बोला चल दिए चल बेटा लोगों को कल का सुबह दिखा दो। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं रेमिटेंस के हवाले से बात करेंगे। इंडिया नंबर 1 पे है, $125 जी हाँ, डॉलर यूएस डॉलर जो है ना, बिलियन 125 बिलियन यूएस डॉलर्स इंडिया ने रेमिटेंस किया है 2023 के अंदर। और अभी तक 2024 शुरू होने वाला है, अभी तक इस डिजिट को कोई कम्पीट नहीं कर सका, कोई भी कंट्री दूर तक कोई नहीं कर। हाँ, और इवन चाइना को हम लोग कहते हैं, चाइना इसका 50-50 भी नहीं है। 50% रेमिटेंसेस आए हैं चाइना के। हाँ, तो इन तमाम चीजों को अगर देखें 50% रेमिटेंस नहीं है यार, 50 बिलियन डॉलर आए हैं, 68 बिलियन डॉलर मैक्सिको के हैं यार, 50% हो गया। फिर मेरी बात से सवाल रिपीट कर लो, पहले लड़ने बैठ गए। ये बेटा शाहरा है, इसको काट लो तुम लोग। कह रही है 50%, किसका 50% आया है? वो बेचारी सवाल करने के लिए चीख पुकार मचा रही है, उसको सवाल ही नहीं करने दे रही हो। 50% आया हुआ है भाई, तुम सवाल कर रहे हो। 50% का कोई लेना देना नहीं है, चाइना का जिक्र भी नहीं किया मैंने। बारी आएगी तो बोल लेना, मैं इंडिया कर रही हूँ। सारे सवाल की मदर सिस्टर एक करके रख दी है। हाँ, फूफी भी भाई, फूफी भी आएगी इस बार तो। बैरल में मेरा सवाल ये था कि 125 बिलियन डॉलर्स की जो है ना रेमिटेंस आया 2023 के अंदर इंडिया में, जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिजिट है। क्या राय रखते हो आप, क्या वजह है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा रेमिटेंस है? क्योंकि फॉरेनर्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान से भी लोग जो है बहुत ज्यादा माइग्रेट भी करते हैं, बाहर जाके रहते भी हैं, पाकिस्तान से मूव भी करते हैं हर साल। 2022 के रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान में के एवरेज रिकॉर्ड के बहुत ज्यादा ऊपर जाके लोग पाकिस्तान से मूव किए थे, लेकिन स्टिल पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस नहीं आता। इस डिफरेंस को किस नजर से देख रहे हैं? और इवन चाइना जैसी कंट्रीज भी जो है इसके लगभग भी नहीं आती। किससे पूछा बेटा, ये तो बता दो। आप दोनों में से जो पहले जवाब देना चाहे। सर आप सर बड़े हैं तो सर जवाब देंगे। जी सर जी, बड़े हैं तो सर जवाब देंगे। बाहर स्वीट 16। हाँ, सर आप दे। हम स्वीट कुछ नहीं बोला। मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं नहीं जानती। हाँ बोल बेटा। देखिए ऐसा है कि रेमिटेंस का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि जो लोग अपने देश से बाहर जाते हैं, वहां कमाते हैं, तो वो कुछ पैसा बाहर भेज देते हैं, कुछ पैसा अपने देश में वापस भेजते हैं। तो जो पैसा वो इनबाउंड आपके कंट्री में आता है, नॉट फॉर बिजनेस पर्पसेस बट फॉर होम एक्सपेंडिचर्स या खर्चा या जो भी, तो वो रेमिटेंसेस कहा जाता है। तो आप देखें कि गल्फ में हमारे बहुत से इंडियंस हैं जो काम करते हैं वेरियस पोजीशंस पे, यूरोप में बहुत से इंडियंस काम करते हैं, अमेरिका में बहुत से वेरियस काम करते हैं। तो क्योंकि इंडियन की एक चीज बड़ी यूनिक होती है,
और वो ये है कि वो अपनी ना जमीन से नहीं टूटना चाहता, वो कहीं भी चला जाए ना वो रहेगा इंडियन। आप इंडियन के अंदर से इंडियन को नहीं निकाल पाओगे, वो उसकी खास बात है। तो ये जो रेमिटेंस में हम नंबर 1 आए हैं, $125, $125 बिलियन का रेमिटेंस, बेटा किसके यहाँ से वो आ रहा है? वो मेरी आवाज मुझे 4 बार सुनाई दे रही है। हेलो हेलो हेलो। हाँ अभी ठीक है, पता नहीं क्या बोले थे। तो रेमिटेंस जो है वो आई $125 बिलियन। इट्स अ गुड वन। और इंडियंस हमेशा अपनी मिट्टी से जुड़े रहते हैं और वो चाहते हैं कि चाहे वो दुनिया में कहीं भी चले जाएं पर अपनी जड़ों से ना कटे। तो फिर उनके माँ बाप की सेवा, उनकी बहनों की शादियां, भाइयों की पढ़ाई, बच्चियों की पढ़ाई या जो भी हो, उस तरीके से वो एक पैर अपना हमेशा इंडिया में रखते हैं। तो यही ये शो करता है, क्योंकि आपको पता है कि हाईएस्ट जो है $125 बिलियन आया है 2023 में। उसके बाद सेकेंड नंबर जो है वो डिस्टेंट 68 या $65 बिलियन है मेक्सिको का, और $50 बिलियन है चाइना का। So no one is even in the near vicinity of the Indian remittances made by the Indians abroad. So that shows the commitment and love towards their क्या कहते हैं, मिट्टी। आप समझिए, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के लोग भी नहीं कहते हैं, पाकिस्तान भी करता है अपने यहाँ पे। जैसे आपको पता होगा कि इस साल पाकिस्तान का जो रेमिटेंस आया है वो 27 बिलियन डॉलर आया है, ठीक है ना, जो कि गिर गया है बेसिकली, क्योंकि पिछले साल अगर आप देखेंगे तो आपका $31.3 बिलियन आया था, मगर इस बार आपका $27 बिलियन आया है। तो आप देखिए कि आपका रेमिटेंसेस गिर भी रहा है, लोग कम पैसे भेज रहे हैं, बिकॉज $5 बिलियन कोई छोटी रकम नहीं होती है। So Pakistanis needs to think why less Pakistanis are sending money to Pakistan. Perhaps they don't trust the Pakistan society and the economics of the Pakistan for reasons well known to them or inexplicable maybe. So I want कि आपके यहाँ भी ऐसा कुछ हो। और इंडियंस आर इंडियंस, बिना मिट्टी के तो हम भी कुछ नहीं है, सब कुछ इस मिट्टी का है। जी महविश। रिबाहा, कमिंग टुवर्ड्स यू, आप बताओ, बीइंग अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस का जो रेशियो भी सर ने बताया वो बहुत लो है कंपैरेटिवली। इंडिया तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि कंपैरेटिवली इंडिया तो चाइना का भी बहुत कम है। क्या वजह है? पाकिस्तान में ये चीज़ लोग जाने के लिए ज़्यादा तैयार हैं, लेकिन रेमिटेंस कम आता है, बल्कि उसकी निस्बत बहुत कम आता है। इनफैक्ट जो बाहर से छोड़ो, पाकिस्तान में भी जो लोग कमाते हैं वो इन्वेस्ट बाहर जाके करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने हमारे पॉलिटिशियंस हैं। व्हाई सो? क्योंकि उन सबको पता है कि पाकिस्तान में हम सिर्फ खाने के लिए आए हैं, और पाकिस्तान में जब तक हम खाते रहेंगे तब तक पाकिस्तान में ज़मीन बनाएंगे तो कभी ना कुछ ना कुछ हो जाएगा। और जो अपनी, जैसे सर ने कहा, जो अपनी मिट्टी के साथ मुखलिस नहीं है वो किसी चीज़ के साथ मुखलिस नहीं है, और हम अपने मिट्टी यानी कि ज़मीन के साथ ही मुखलिस नहीं है। अगर हम कुछ भी हो जाए, अब जैसे बहुत से लोग जो हैं वो बाहर गए, लेकिन हमें तो चाहिए था कि यहाँ पर रेमिटेंसेस आए, यहाँ पर डॉलर आए, और बजाय इसके आने के ये और गए, क्योंकि पूरी पूरी फैमिलीज जो हैं वो यहाँ से शिफ्ट हो गई। आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक स्लोगन चल रहा था, पाकिस्तान से जिंदा भाग। तो ये इस तरह के स्लोगन्स तो यहाँ पे चल रहे थे कि जिंदा जाओ भाई यहाँ से। अभी तो ये सोसाइटी का हाल है। अगर इंडिया के रेमिटेंसेस की बात करें, अब इसकी एग्जांपल एक ऐसे है कि अभी रिसेंट की जो खबर थी इसे मतलब पिछले महीनों की, कि इज़राइल जो है वो इंडियन वर्कर्स की डिमांड कर रहे थे, और ताइवान जो है वो इंडियन वर्कर्स की डिमांड कर रहा था। और आपको पता है कि जब इंडियंस बाहर जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने जो मनी है या पैसे हैं रेमिटेंसेस की सूरत में वो इंडिया में भेजेंगे, जिससे इंडिया की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा पार्ट रेमिटेंसेस के तौर पर जो है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है हर साल। और अभी देखो कि 2023 जो है वो एंड भी नहीं हुआ, और उससे पहले जो डाटा है, ये खबर मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले की है, और तब से अब तक हम यही देख रहे हैं कि इंडिया जो है, इंडिया के करीब करीब भी कोई नहीं है। इवन के कहते हैं चाइनीज वर्कर हर जगह फैले हुए हैं, ये है वो, अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। $50 बिलियन के रेमिटेंसेस चाइना में आया, जो कि इंडिया के करीब करीब भी नहीं है। तो आपके सामने है सारी डेटाज। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी देखो, जब गिर रही है तो फिर लोग जो हैं, जब आपको इन्वायरमेंट ही
सिक्योर नहीं मिलेगा तो लोग पूरे पैसे पूरे या ना तो बिजनेस होगा, ना तो अपने फैमिलीज को बाहर बुलाएंगे, तो पैसे किस सूरत में आएंगे मुझे ये बताएं। एक हम ही रह गए, मुझे लगता है कि हमारी यूट्यूब की इनकम ही सिर्फ इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होती है डॉलर की सूरत में। हम भी पता नहीं गिने जाते हैं इस मुल्क में या नहीं। अच्छा अभिषेक सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि इंडिया जो है ग्लोबल पावर नहीं बन सकता इस तरीके से जिस तरह से इंडिया डिफेंस रिसर्च बजट जो है ना कंक्लूड किया जाता है। क्या राय रखते हैं आप उसके ऊपर? इंडिया का डिफेंस बजट जो है वो तो नो डाउट अच्छा खासा है, लेकिन डिफेंस रिसर्च बजट के हवाले से कुछ न्यूज़ सामने आ रही हैं, उनको लेके क्या राय रखते हैं? पहले तो सर को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। नहीं, नींद नहीं आ रही है, वो तो बस थोड़ा-सा थका हुआ हूँ। देखिए नवीश, भारत की कभी भी कल्पना नहीं रही है कि ये जो मेरी आवाज़ें 4 बार मुझे सुनाई दे रही हैं, किसी एक का जो मोबाइल है वो या वो म्यूट कर लीजिए। तो भारत की ऐसे समझ लीजिए कि जीते हों किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। कुछ और कुछ और ना आता हो हमको, प्यार निभाना आता है। So India has never believed in a firepower. India has never believed in subjugating humankind. India has never believed that we are superior, others are inferior. India has never believed to annihilate any culture or language or religion. So हमारा अप्रोच ही नहीं है वेपन का। वेपन हमको इंटरेस्ट नहीं करता। हम तो ये जो वेपन आप जो देखती हैं जो खड़ा किए हुए हैं वो इसलिए कि आज मैं आपको बताऊं, आज गीता में भी लिखा है और वो कह रही थी, क्या नाम है, जॉर्जिया मेलोनी भी कह रही थी कि इफ यू वांट पीस बी रेडी टू वॉर। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो वॉर की तैयारी करो। तो हमने ये देखा कि हमने तो शांति की स्थापना अपने देश में कर दी थी, मगर जो फोर्सेस बाहर से आई उनको शांति का मूल्य नहीं पता था। वो तो कह रही थी युद्ध करो, वो तो हमें ललकार रही थी कि युद्ध करो नहीं तो हमसे झुक के रहो, तो हमें युद्ध करना पड़ा। सो बॉटम लाइन ये है कि जो ये कह रहे हैं, जो ये पार्लियामेंट्री रिपोर्ट है वो ठीक कह रही है कि अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है और एक जियो पॉलिटिक्स में कंस्ट्रक्टिव और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करना है तो इंडिया को डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा। आपको पता है कि एट द प्रेजेंट इंडिया का डिफेंस बजट 4th है अमंग ऑल द कंट्रीज की एक्सपेंडिचर में, कि किसका कितना डिफेंस बजट है। अमेरिका टॉप्स द रैंकिंग विद अराउंड $800 बिलियन, 860 और समथिंग बिलियन डॉलर जो है वो उनका बजट है। देन a distant neighbor is China with around 250 trillion or plus 260 or some trillion dollar जो है वो चाइनीज आपका डिफेंस बजट है, which accounts for 1.6% or 7% of the GDP of the China. इंडिया का जो है वो करीबन $81 बिलियन है, which accounts for 2.4% of the GDP of India. सो बाकी कंट्रीज भी बहुत दूर है, लेकिन $80 बिलियन भी अब बहुत बड़ी रकम होती है जो हम खर्च करते हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर आपको पावर बनना है तो आपको अपनी डिफेंस का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाना पड़ेगा, रिसर्च का एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दूसरों से खरीदते ही रहोगे तो फिर फायदा नहीं है ना। अब आपने एक समय तक तो चलो कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि उनके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, उससे अच्छा खरीद लो, मगर अब समय आ गया है कि अब इंडिया शुड स्टार्ट डेवलपिंग इट्स ओन R&D इन डिफेंस सेक्टर। और उसके लिए सबसे जरूरी चीज, और मोदी जी ने किया भी है, कि डिफेंस को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया जाए। डिफेंस पे पब्लिक सेक्टर का जो अगर एक मोनोपोली रहेगा तो मैं उसको ठीक नहीं मानता हूँ। बोइंग कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी नहीं है, लॉकहीड मार्टिन कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी नहीं है, सारी की सारी प्राइवेट कंपनीज एंड दे आर डूइंग वंडर फॉर देयर कंट्री। सो व्हाई कांट इंडिया डू द सेम? प्राइवेटाइज भारत के जो लोग हैं वो क्यों नहीं डिफेंस प्रोडक्शन में आ सकते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट में आ सकते हैं, डिफेंस रिसर्च में आ सकते हैं? तो पार्लियामेंट्री पैनल की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही है कि इफ इंडिया वांट्स टू प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल, एन इंपॉर्टेंट रोल और मेजर रोल जियो पॉलिटिक्स में, तो इंडिया को अपना डिफेंस बजट, क्योंकि दुनिया शक्ति को डिफेंस के रूप में, शक्ति को फोर्स के रूप में देखती है।
हमने जिस शक्ति को अभी तक अपने काबू में किया है वो प्यार की शक्ति है, वो ज्ञान की शक्ति है, वो योग की शक्ति है, वो भक्ति की शक्ति है, वो वसुधैव कुटुंबकम की शक्ति है। दुनिया जिस शक्ति को समझती है वो तलवार की शक्ति है, तोप की शक्ति है, वो बंदूक की शक्ति है, वो गोले बारूद की शक्ति है। तो ठीक है, चूंकि हम भी इस दुनिया का पार्ट हैं तो इसकी तैयारी करनी पड़ेगी और मैं उससे सहमत हूँ कि ये जरूरी है। लेकिन जो मुझे लगता है कि आने वाले 100 साल में जहां दुनिया जाएगी वहां पे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही होगा। जी थैंक यू। इट्स ओके। सर को बहुत ज्यादा नींद आ रही है और मैंने भी सोते पर से उठाया। अरे बाहा, छोटा सा एक ओवरव्यू दे दो कि इस सब के बारे में आपकी क्या राय है, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा महविश, देखें रिसर्च में तो अगर इनोवेशन की बात की जाए तो इंडिया इनोवेशन के मामले में बहुत अच्छी रैंक पे आता है, ठीक है। और अगर डिफेंस बजट की बात करें तो इंडिया को पता है कि कौन सी जगह पर ज़्यादा बजट देना है और कौन सी जगह पर ज़्यादा बजट नहीं देना। सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम पर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर बजट दे रहे हैं। तो डिफेंस, देखिए ये बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि 2014 से पहले अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था बहुत बड़ा, और आज वो अपने मुल्क में टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं और वो इसका एक्सपोर्टर बन गया है, ठीक है। और अगर डिफेंस की बात करें तो इंडिया जब अपने मुल्क में बना रहा है और उसको पता है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हो गई और भी तेजस हो गया और भी बहुत सारी शिप्स की देख लें किस तरह वो न्यू इनोवेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये अगर कहना चाहे कि इंडिया जो है अपनी रिसर्च में इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो, और ये इंडिया के लिए वो खतरे की बात है, तो ये तो गलत ही होगा। मैं इस बात से डिनाई करती हूँ आप में क्योंकि से कोई एक अपना म्यूट करो क्योंकि ना ये खड़खड़ खड़खड़ आवाज आ रही है, पब्लिक बोलेगी, उनको ठीक समझ में नहीं आ। तो इस तरह इन्वेस्ट, मुझे नहीं लगता कि ये बात सच है कि इंडिया जो है अपने डिफेंस टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट नहीं करता। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये जो वॉर है, ये जो इरा है, ये वॉर का इरा नहीं है बल्कि डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो माइट पॉसिबल उनका यही एक फॉर्मूला हो कि हमें अपने यंग यूथ को एजुकेट करना है, उसके लिए ज़्यादा बजट जो है वो उधर अलॉट करवाएँगे। और साथ-साथ वो इधर भी इनोवेशन कर रहे हैं, अपने मुल्क में बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, अपने मुल्क में टेक्नोलॉजीज़ बना रहे हैं और ब्रह्मोस, तेजस इसकी बहुत बड़ी-बड़ी एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने हैं। तो ये बात कहना गलत होगा